नमस्कार, मैं अजय कुमार। आपको फिर से द टीपीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में स्वागत है। तो हम फर्स्ट लेक्चर में आपको जो चला था वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोगों ने 50 क्वेश्चन को देख लिए होंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम फिर चलते हैं ताकि आपको बहुत से क्वेश्चन हम करवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो देख लीजिए नेक्स्ट। हाँ, तो आपको बीच में क्वेश्चन जो 51 तक हमने करवा रखा था, आप देखिए। वायुमंडलीय दाब, मैं पीछे बताया था कि भाई वायुमंडलीय दाब को क्या होता है, बैरोमीटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। पूछेगा आपसे वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, एक दाब सिर्फ होगा, सिर्फ दाब पढ़े होंगे। दाब को किससे, पास्कल से। यानी दाब हम जो मेजर करते हैं, ये जो दाब होता है प्रेशर, इसको हम किससे करते हैं, पास्कल से करते हैं, ठीक है ना। यानी ये पास्कल। अब ये क्या आपका है, वायुमंडलीय दाब है, तो इसको किससे करेंगे हम, बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। रबर की अपेक्षा स्टील में अधिक क्या होता है, इलास्टिसिटी होते हैं, प्रत्यास्थता ज्यादा होता है। किस में ज्यादा होता है बाबू, आपका स्टील में। स्टील कहें तो जो आपको क्या होता है, स्टील जो जानते ही होंगे स्टील के बारे में, क्या है आपको, एक धातु की तरह काम करता है, धातु होता है, ठीक है ना, एक पदार्थ है जो। तो उसका जो प्रत्यास्था होता है बहुत अधिक हुआ करता है, किसके अपेक्षा, रबर। रबर को भी हम तीरते हैं, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो रबर की अपेक्षा स्टील में अधिक प्रत्यास्था होती है। अब कहता है कि रबर जो क्या होता है, एक मुलायम पदार्थ होता है, बाकी उसको हार्ड करने के लिए उसमें क्या करते हैं हम, सल्फर को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर। यानी रबर को मिलाने के क्या करते हैं, इसमें सल्फर को मिलाते हैं, ठीक है ना। द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किसके बाद में, संसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी द्रव का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किसके कारण, कोहेसिव फोर्स यानी संसंजक बल के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कह रहा है कि पृथ्वी पर पड़ने वाले, ठीक है ना, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है, ये बता रहा है, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अब भूकंपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सिस्मोलॉजी। यानी भूकंप का स्टडी यानी अध्ययन, अध्ययन जो है क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, ये अध्ययन करना। यानी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। बैरोमीटर का रीडिंग अगर अचानक क्या होता है, अगर बैरोमीटर का रीडिंग का बढ़ जाना, अचानक बढ़ जाना, क्या होता है, अच्छा मौसम, मैंने तीनों बताया था, अचानक गिर जाना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, है ना। यानी धीरे अचानक गिरेगा, आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे चलेगा, मौसम साफ रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद रीडिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद क्या होगा, मौसम साफ रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, जूल होता है, एसआई। आपको बोलेगा सीजीएस मात्रक क्या होता है ना, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। एक जूल में कितना अर्घ होता है, एक जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सबको दम धुआं धुआं करके कर देना है, ताकि ऐसा ना लगे कि सर ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब किससे अधिक होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हुआ करता है। किसके, वायुमंडलीय दाब से अधिक हुआ करता है। लोहे के कील पारे पर तैरती है। पीछे भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, जो गेंद तैर रहा था। तो लोहे के कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पारे के घनत्व से
कम होता है, और जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, तैरेगा। जिसका घनत्व अधिक होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। सीधा सी बात, ठीक है ना। तो पानी घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, जो लोहा क्या होता है, डूब जाती है और पानी पर तैरती रहती है, ठीक है ना। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है। अगर तेल देखे हैं ना, तेल तो सब लोग देख रहे हैं, लगा रहा है, अभी ठंडा के दिन है, ठीक है ना। तो तेल जैसी पानी पर हम डालते हैं, चाहे कि सब्जी में डालते हैं, देखते ऊपर छला जाता है, छता जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है तेल का, पानी के से क्या होता है, कम होता है। जिसका कम होगा पृष्ठ तनाव वो क्या होगा, तैरेगा, ठीक है ना। वही कंडीशन यहाँ पे हम। सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। सही बात है। अगर सड़क पर चलने के लिए बोल दें और आपको बर्फ पर बोले चलने के लिए, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो बर्फ पर जो घर्षण होता है बहुत कम होता है, और हम सड़क पर घर्षण अधिक होते हैं, इससे हम क्या होते हैं, चल जाते हैं, पर बर्फ पर हम नहीं चल पाएंगे। ये कंडीशन है। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, ये रिपीट क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां, पीछे था एक क्या, कि शीत ऋतु में, यानी शीत समय में क्या होता है, घड़ी में जो लोलक के जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्योंकि ताप के साथ लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। पीछे बताया था मैंने, रिपीट क्वेश्चन है, बस उसका दूसरा रूप है, ठीक है ना। वो क्या था, शीत ऋतु का कारण, ये ग्रीष्म ऋतु में बोल रहा है कि शीत ऋतु में क्या होता है, उसका जो चाल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? कि वो उस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है उसका। अब ये क्या होता है, लोलक इसका जो है बड़ा हो जाता है, इससे क्या होता है, इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और लंबाई बढ़ जाने से क्या होता है, ये सुस्त हो जाती है गर्मियों में, ठीक है ना। ये चीज़ को यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हाँ, कहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतुल्य होता है कितना डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इतना केल्विन होता है। तो इसको कैसे, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। एक फार्मूला आप जानते थे, ये वाला F-32/180। ये क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है। जैसे ही हम इसको बनाने का काम करेंगे, 100 डिग्री है तो ये 100 बाई कितना हो जाएगा, 100 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, F-32 कितना, 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा, ख़त्म हो गया, नहीं यहाँ हो जाएगा कितना, F-32 बराबर 180। अब F बराबर क्या करेंगे, इधर जाएगा तो 180 + 32 करेंगे। इसको जोड़ने आता होगा तो यानी 2 हो गया 11, 212 डिग्री आया जी, हैं। तो ये 212 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 373 केल्विन, तो आप जानते हैं के बराबर क्या होता है, 273 + C हुआ करता है फार्मूला। के निकालना है क्या, तो 273, 100 पर 273 और +100 डिग्री कर देंगे तो कितना हो सकता, 373, और केल्विन है तो केल्विन कर देंगे, आ गया। तो यही के बराबर क्या होता है, ये इक्वल हुआ करता है। दिक्कत किसी को, एकदम आसान से पढ़ो, एकदम जीरो से पढ़ो, एकदम लगे कि हम कुछ जानते ही नहीं है। जो जानेंगे आज ही जानेंगे, सर जो पढ़ा रहे वहीं बस। इसके बाद हम पीछे क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, किससे पढ़ा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, ठीक है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो जो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो रखिएगा पानी जो बर्तन में, और जिसके को टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका क्वथनांक यानी जो उबलन होता है वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वही क्वेश्चन बोल रही है। ताप के विभिन्न पैमानों पर ताप से संबंध होता है, जो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, यानी क्या कहता है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध स्थापित करे तो क्या होता है, यही फार्मूला है बाबू, जो क्या है C/5। इसको काटोगे तो आ जाएगा, नहीं विश्वास है काट के दिखाते हैं तुम लोग, इसी फॉर्म पे डायरेक्ट आएगा। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे मैं बोला यहाँ पे C/100 है, अब F-32 है 180, काटोगे क्या होगा, 0 से 0, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे C/5 हो जाएगा, F-32/9 हो गया, बराबर K में तो 73/5। यही है इसका रिलेशन, ये निकालोगे ना तो ये आ जाएगा। अब बोलेगा सर ये, तो ये होता है K - 273/100।
अब इसको से काटोगे ये तो इधर आ जाएगा, तो ये कटेगा जब यही तो 5 आ जाएगा, तो 73 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यही रिलेशन आपका है। इस रिलेशन रहेगा आपको तो हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है कि चेंज करो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो आप चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया, एकदम उसी पर क्वेश्चन एकदम दे रहा है भर भर के। कह रहा है कि -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं करो, BVI बोलो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में आया है। रेलवे में तो भर भर के आता है ये क्वेश्चन। आप लोग के इंट्रेंस वाला में लगभग सभी एग्जाम में, पैरामेडिकल से लेकर पॉलिटेक्निक सभी में आया था ये। कह रहा है कि -40 डिग्री पर, ठीक है ना, तो बाबू एक बार देख लो। कह रहा है -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं C0 100 यहीं पर निकाल दे रहे हैं और F -32/180 यहीं पर रख देते हैं वैल्यू डायरेक्ट। -40 है जहाँ C है रख देते हैं, लाना है तो C में -40 में से 0 गया वही उतनी हो जाएगा, अभी 100 हो जाएगा। अभी क्या होगा, F -32/180, ये करना होगा ऐसे, ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी F -32 है, ठीक है ना, ये कट गया है, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, यानी कितना है -40/5 बराबर F -32/9 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये काट सकते हैं, ये 20 हो जाएगा, तो ये हो गया -20, ठीक है, पता चल रहा होगा आपको, कोई दिक्कत बताया जाए। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये कीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका F -32/9 क्रॉस मल्टीपल करोगे तो कितना 180 बराबर कितना F -32, ठीक है ना। एक मिनट देखते हैं, 40 यहाँ से कुछ दिक्कत आया कैलकुलेशन में, यहाँ देख लो बाबू, एक मिनट देखो, यहाँ करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टी यानी -40 में 9 से करेंगे तो -360 हो जाएगा, और 5 से में करेंगे तो 5F आ जाएगा, -32 5 जा 160 होता है, टेबल तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब जब ये लाएंगे तो ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो यानी -360 + 160 बराबर 5F, ये घटाओगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा -200 बराबर कितना 5F, इसलिए क्या होगा F बराबर -200/5, 5 से काटे कितना आ गया 40, तो क्या आएगा माइनस में, यानी कह सकते हैं -40 डिग्री जो आपका हुआ आंसर। यही ना बोल रहा था कि कितना डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर क्या होता है, पाठ्यांक समान हुआ करता है, तो कितना पर होता है यहाँ पे -40 पर, यानी आपका आंसर कितना -40 पर। ये पर ध्यान, बस फार्मूला जो था उसी पर मैंने रख दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि रमन प्रभाव क्या है, आपका रमन प्रभाव की खोज के लिए सर CB रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि रमन प्रभाव की खोज के लिए सर CB रमन को 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बोल रहा है 67 क्वेश्चन है, यहाँ पर आना चाहिए, थोड़ा सा नहीं किया है। पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च ताप मापने का यंत्र है, यानी उच्च ताप मापने के यंत्र क्या बोलते हैं, उच्च ताप टेम्परेचर, उच्च ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया करते हैं। ओके, चलिए आगे इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, आगे हम लोग इसको पढ़ाते रहें, ठीक है।
यहाँ है, ठीक है। चलिए, कह रहा है जो पीछे हो गया था एक बार, यानी पायरोमीटर ऊंच ताप मापने का यंत्र है। कैसा माप को? छोटा माप को नहीं, बहुत ऊंचा माप को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? पायरोमीटर का यूज किया करते हैं। ठंडे देशों में तापमितीय द्रव के रूप में पारे की अपेक्षा किसको पसंद लोग करते हैं? अल्कोहल को पसंद करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है। कितना? यानी अल्कोहल को इसलिए लोग क्या करते हैं? अल्कोहल को पसंद करते हैं, ठीक है ना। ताप का परम शून्य कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन बोलते हैं। कितना केल्विन? 0 केल्विन, यानी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? ताप का परम शून्य सिद्धांत। संभवतः न्यूनतम ताप किसको मानते हैं? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को क्या बोलते हैं हम? परम शून्य ताप बोला करते हैं ये चीज को, ठीक है। पानी में नमक मिलाने से, पानी में नमक मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है ना। उबलन उसका तेज हो जाता है। जैसे कभी आप अंडा उबालते होंगे ना, तो उबालते हुए पानी में डालते होंगे, डालने के उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि उसका मतलब क्वथनांक जल्दी बढ़ेगा, तो जल्दी क्या होगा? अंडा उबलेगा, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता जाए तो इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन पहले क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री पर अगर न्यूनतम हो जाता है तब फिर क्या होता है? बढ़ता है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है तो क्या होगा? न्यूनतम यानी बढ़ने लगेगा। अगर 0 से 10 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या होगा? घटेगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 71 के बाद आ गया इसका 72 कहाँ गया? डायरेक्ट 77 आ जा रहा है बाबू। कहीं 1 मिनट, 71 एक स्लाइड। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, जल क्या? विशिष्ट ऊष्मा, एक विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर होती है। यानी जो जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। कहता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है घरों में, वो जो थर्मोस्टेट जो होता है वही क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ताप को कौन करता है? नियंत्रित। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट करता है। कौन बाबू? थर्मोस्टेट करता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है। सुरक्षा वल्व कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है। कहता है ध्वनि तरंगे पोलराइज नहीं हो सकती है, यानी ध्रुवित नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यानी जो आपका जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग क्या होता है? पहला कंडीशन, ध्वनि तरंग में जो होता है वो कैसा तरंग होता है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये याद रखिएगा, ध्वनि तरंग। और ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि तरंग ठोस में अधिकतम, ठोस में अधिकतम। और न्यूनतम आपका किस में होगा? गैस में होगा, ठीक है ना। मतलब ठोस के बाद द्रव में भी उससे कम, गैस में सबसे कम होता है, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ध्वनि तरंग के गमन के लिए पदार्थिक माध्यम, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब इसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए। अब मान लें कि आपको निर्वात में बोला जाए, ध्वनि बोले, वहाँ पे कोई सुनाई देगा? बिल्कुल जीरो।
तो वही बोला है कि मतलब इसके गमन के लिए, इसके चलने के लिए, इसके मोशन के लिए हमको कोई मीडियम की जुड़ी होती है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, तभी इसको हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए आगे अब इससे बहुत क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन करता है, ठीक है। इसमें बहुत से, जैसे आपके बीच में इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन के होता है रूपांतरण वाला, जैसे आपके बीच में आएगा मोटर, यानी कौन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो होगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, जो मोटर घर में लगे होते हैं, तो ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सा ऊर्जा में, यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा जनित्र यानी जनरेटर जो बोलते हैं, जनित्र या जेनरेटर, जेनरेटर है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही सब क्वेश्चन भी आएगा, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका है ये, तो यानी जनरेटर जो है क्या करेगा, आपको यांत्रिक से विद्युत में, अब मोटर क्या करेगा, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है, आपको मतलब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, इसको बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल से क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता माप सकते हैं। और अभी हमारे भारत में कितना डेसिबल न्यूनतम सुनने का है, तो 50 डेसिबल होना चाहिए। कितना डेसिबल होना चाहिए, तो 50 dB होना चाहिए, ठीक है ना, जो हमको न्यूनतम है। अब इससे ज़्यादा सुन सकते हैं तो ज़्यादा दिक्कत कान पर होगा, बहरा भी हो सकते हैं, मतलब न्यूनतम बताया गया है कि 50 dB, ठीक है ना। कहते हैं तापमान स्थिर रहने पर ध्वनि वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो आपका दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, अगर तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि का वेग क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, बढ़ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता रहता है। तो वहाँ बोलना होगा कि तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर तापमान स्थिर रहेगा तो ध्वनि के प्रभाव वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। है डेसिबल से क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितना डेसिबल तक न्यूनतम सुनने का हम लोग का कान मतलब राजी होता है, मतलब सुन सकते हैं आसान तरीके से, तो 50 dB तक आराम से सुन सकते हैं न्यूनतम, ठीक है ना। आगे अब आइए, वायु की आर्द्रता बढ़ने से, आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो भी वेग बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो भी ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। कह रहा है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होता है, बढ़ जाता है। एकदम इसको याद कर लो बेटा, एकदम VVI है, ठीक है। ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोलिएगा तो मेरा जो बोल रहे हैं आवाज़ अलग डिफरेंट दिखेगा, सुनाई देगा आपको, ठीक है ना, वो भिन्न होता है। इससे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और डॉपलर प्रभाव के कारण ही, जैसे अगर रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी के जो आवाज़ सीटी अगर जो सुनाई आपको दे रहा है वो किसके कारण से, तो डॉपलर प्रभाव के कारण से ही ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है, उसकी तीव्रता से यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यानी डॉपलर प्रभाव से ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तन से संबंधित उसकी तीव्रता को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ बता रहा है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या होता है, तो पहले जानिए सोनार। सोनार का एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे अगर गोताखोर पानी के अंदर है
तो उसको हमारी आवाज़ सुनने के लिए क्या करते यूज करते हैं हम, सोनार का, यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग बोलते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये बोला करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपको कि सोनार के क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग बोला करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। तो साउंड के द्वारा यानी सोनार के द्वारा ही क्या करते हैं, यंत्र का हम प्रयोग करके उसकी समुद्र के अंदर को जो संचार और उसकी स्थिति का आकलन हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं आपको दे देगा 332 मीटर पर सेकेंड भी। कितना डिग्री पर, तो यानी 25 डिग्री तापमान पर अगर बोलेगा तो हम कह सकते हैं 332 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। कहीं ऑप्शन में अगर आ जाएगा 332 तो ये मत बोलना कि सर 330 बताए थे, 332 भी होगा, ठीक है। ध्वनि की पिच यानी जो है वो किससे निर्धारित होता है, उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है। यानी ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग, आकाश का ब्लू रंग जो होता है किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर पानी का जो वास्तविक गहराई जो आपको दिखता है, चाहे अगर कोई वस्तु पानी में डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर सिक्का अगर रखा हुआ है ग्लास में, अगर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, आयाम और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, लेकिन उसका आवृत्ति क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अपवर्तित रहता है, याद रखिएगा। यानी अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है बाबू, आवृत्ति अपवर्तित रहता है। क्या रहता है अपवर्तित, आवृत्ति रहता है, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी, देखो आगे क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ अपवर्तन के कारण क्या होता है, टेढ़ी दिखाई देती है। एकदम मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं, एकदम जो इतना आप पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं। जितना मज़ा आएगा ना, एक क्वेश्चन को मैंने कई बुकों को मतलब पढ़ के मतलब आपको यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको टाइप करवाया ताकि आपको एकदम दिक्कत ना हो सके। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन किताब में पढ़ोगे उसको बहुत खोजने के बाद मिलेगा, अब आप डायरेक्ट दे रहे हैं पर, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पढ़ लीजिएगा नहीं मिलेगा जो हम यहाँ दे रहे हैं। यानी पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ क्या होता है, अपवर्तन के कारण क्या होगा, टेढ़ी दिखाई पड़ती है। क्लियर है। अच्छा 72 क्वेश्चन यहाँ स्लाइड आ गया था। अच्छा एक बार यहाँ, ठीक है ना, इसके बाद 1 मिनट, अच्छा इसको भी पढ़ ही लो। जो पिछला स्लाइड जो हम लोग को छूट गया था वो स्लाइड यहाँ पे है। कह रहा है कि यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है। ये तो पढ़ा हुआ है ना, ये दोबारा आ गया, ठीक है। हाँ यहाँ था, देख लीजिए। अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। लगता है कि जो तालाब का गहराई है बहुत कम है, पर ऐसा होता नहीं है। बट ये अपवर्तन के कारण क्या दिखाई देता है कि तालाब की जो गहराई है उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है, बट होता नहीं ऐसा है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे आप देखे होंगे कि अगर पानी में अगर छड़ी डाला हुआ है तो लगेगा सीधा डाला हुआ है, बाकी दिखेगा टेढ़ा, बाकी टेढ़ा होता नहीं है, वो सीधा ही होता है। ओरिजिन दिखने में लगता है हमारे, जहाँ पर आँख से यहाँ पर जो मेरा बनता है लेंस से, तो वहाँ पता चलता है कि अपवर्तन के कारण वो टेढ़ा है, बट टेढ़ा होता नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। काला कोई रंग नहीं होता है, यह सब रंगों का अनुपस्थिति का होता है। क्वेश्चन ठीक कर दो, गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, ठीक है ना।
लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। बैगनी प्रकाश के लिए क्या होता है, अधिक होता है। अगर विचलन बोल दें तो विचलन में बाबू क्या होता है, विचलन लाल प्रकाश का अधिक होता है। लाल प्रकाश का विचलन क्या होता है, अधिक। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि अपवर्तनांक कम होता है, लाल प्रकाश का विचलन अधिक होता है, अधिक होता है। इसके बाद बोल रहा है और कम किसका होता है, यानी कम आपका क्या होता है किसका, तो बैगनी का होता है। बैगनी का कम। अब यहाँ पर क्या है, बैगनी का अधिक हो गया। बैगनी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, याद रखिएगा। यही थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि बाबू लाल प्रकाश के अपवर्तनांक कम होगा, लाल में कम होगा, बैगनी में ज़्यादा। बस विचलन में बोलेंगे तो लाल के क्या होगा, ज़्यादा, बैगनी के क्या होगा, कम। ये ध्यान देना होगा। प्रकाश वायु की अपेक्षा निर्वात में क्या होता है, तेज चलता है। जो वायु होता है, प्रकाश जो होता है वायु की अपेक्षा क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है, वो तेज चलता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हम फिर पुनः दोबारा। ठीक है, तो धन्यवाद।